हेलो बच्चे, माई सेल्फ ऋषि गुप्ता। और आज का जो लेक्चर है वो बच्चे पेपर है एनएसओ का 2020 से लेके 2021 के बीच में, राइट। तो क्लास 9 में आपके प्रीवियस ईयर में जो इस ईयर के बीच में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आप लोगों के पास सॉल्यूशन मिल जाएंगे ना। अब आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता था एनएसओ में है क्या। एनएसओ में बेसिकली चार अलग अलग आपको टॉपिक मिलेंगे, चार नहीं, बेसिकली मैं दो बोलूंगा, एक लॉजिक रीजनिंग के और एक साइंस सेक्शन का। लॉजिक रीजन में कुछ क्वेश्चन होते हैं और साइंस सेक्शन में केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स की चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी ना। अब कुछ गाइडलाइंस है जो एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से, ठीक है। क्या क्या है सर, आपको एक 10 मिनट एक्स्ट्रा देगा ओएमआर सीट फिलअप करने के लिए, नाम वगैरह एडिशनल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लॉजिक रीजनिंग के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के 35 क्वेश्चन मिलेंगे, और उस साइंस सेक्शन में एक अचीवर सेक्शन है जिसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। अब अचीवर सेक्शन क्या है ये एक बार देख लेते हैं। अचीवर सेक्शन में बेसिकली बच्चे आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के नहीं है, वो आपके पास 1 मार्क्स के, बट अचीवर सेक्शन आपके पास 3 मार्क्स के होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि जब भी पेपर देना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना है ना। और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक ऑप्शन सही होगा। मेक श्योर आपका जो ओएमआर है उसको आप सही से फिलअप करें बच्चे, ठीक है ना। सही से करने का कि आपने जो आंसर निकाला उसको एक बार सही से फिलअप करना, वरना फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। ये तो रहा खैर गाइडलाइंस की बातें। और ये पेपर आपका 20 से लेकर 21 के बीच का है, जो प्रीवियस ईयर के फिजिक्स सेक्शन के क्वेश्चन है। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है वो मोशन चैप्टर का है। अब मोशन चैप्टर में ये क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं कि चीजें हैं क्या। क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। आपको ये पता है कि सर ये मेरे पास मान लेता हूं एक्स एक्सिस है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ कह रहा है कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास जो कि एक्स एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है। और कैसे मूव कर रहा है, तो जो ये एक्स एक्सिस है, मान लो t इजकल टू 0 पे आप देखो तो ये x इजकल टू कहां पर होगा सर, t इजकल टू 0 पे x की वैल्यू 0 आएगी। तो ये बच्चे फिर कुछ आगे की ओर मूव करता है, और आगे की ओर मूव कर रहा है तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है या एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट है वो x की वैल्यू यहां पे करे 2.4 इंटू टी स्क्वायर है, जब ये किसी टाइम t पर यहां पे पहुंच गया। अब ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, या वेरिएबल एक्सेलरेशन, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है। अब आपको एक चीज याद होगा बच्चे, आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये आपने पढ़ा होगा। ये कब एप्लीकेबल होता है, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन वो क्या था, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां u था मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, a था एक्सेलरेशन और t था टाइम इंटरवल। अब यहां पे देखना बच्चे, ये t टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस चल चुका होगा सर, x डिस्टेंस चल चुका होगा, है ना। तो इसको और इस इक्वेशन को अगर आप कंपैरिजन करो तो s की वैल्यू x हो गई, ये हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपैरिजन करूं तो आपको मिलेगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 2.4 होगी, जहां से एक्सेलरेशन आपको मिलेगा 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि सर कांस्टेंट स्पीड नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा होगा और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। यानी आपको यहां पे दिख रहा है 4 ऑप्शन में ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। एग्री। चलो एक बार सेकंड क्वेश्चन पे भी चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ये सेकंड क्वेश्चन बेसिकली फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पर है बच्चे। एक मिनट जस्ट रुकना, ठीक है। ये मेरे पास पहला क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख के चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ रबर बॉल ऑफ मास 100 kg फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 4.9
ठीक है, मैं आपसे एक बार फिर से देख लेता हूं कि मान लो ये मेरे पास अर्थ सरफेस है, एक बॉल है जिसका मास कितना है 100 ग्राम है, और हाइट कितने से छोड़ा जा रहा है सर, हाइट है इसका जिसको मैं h बोल देता हूं सर 4.9 मीटर है, और ये बच्चे मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं, एक रबर बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं, फॉल कर रहा हूं, तो इस टाइम पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 यानी रेस्ट पे होगा। मैंने इसको जब छोड़ा तो ये क्या कह रहा है नीचे जाएगा, और नीचे जब जाएगा बच्चे तो नीचे जस्ट कोलिजन से पहले सर इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, उसको v1 बोल देता हूं। कोलिजन करा गया, कोलिजन करने के बाद बॉल ऊपर गया, कोलिजन करने के बाद ये बॉल ऊपर गया जिसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूं कि v2 है आफ्टर कोलिजन, और ये क्या कह रहा है सर इतनी वेलोसिटी है कि ये किस हाइट तक जा रहा है सर, ये हाइट जा रहा है जिसको मैं h/2 बोल देता हूं, जो कि आपके पास हो जाएगा 2.45। देखना 4.2 का हाफ है एक्चुअली में 2.45, तो h/2 हाइट तक जा रहा है, और फिर ये बॉल रुक चुका है ना। और कह रहा है कि जो टाइम इंटरवल है, ये जो कोलैप्स होने में जो टाइम लगा है, टाइम ऑफ कोलिजन, वो कितना है 0.2 सेकेंड है। आपसे पूछा है कि इंपल्स कितना लगेगा, तो आपको एक चीज ये भी आइडिया है कि सर जब बॉल ग्राउंड से जस्ट टकरा रहा होगा तो ग्राउंड की वजह से इस बॉल पे एक इंपल्स लगेगा, और इंपल्स होता क्या है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो इंपल्स की वैल्यू होती है सर चेंज इन मोमेंटम के बराबर, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम को मैं डेल्टा पी लिखता हूं जिसकी वैल्यू होती है सर फाइनल जो मोमेंटम है माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है सर, ये हमेशा याद रखना मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसकी वैल्यू मैं विद डायरेक्शन लिखता हूं। तो सर यहाँ पे कोलिजन से पहले अगर मैं बात करूं, कोलिजन से पहले तो सर इनिशियल जो मोमेंटम है आप कोलिजन से पहले वो सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ध्यान से देखना डाउनवर्ड डायरेक्शन इन नेगेटिव लिख रहा हूं, तो सर ऑब्जेक्ट का मास m मान लूं, वेलोसिटी v1 ले लेता हूं। कोलिजन के जस्ट बाद यानी सर जो फाइनल मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा सर, ऑब्जेक्ट का मास इनटू वेलोसिटी v2 पॉजिटिव, क्योंकि सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं p फाइनल कितना हो जाएगा सर m टाइम्स v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम m टाइम्स v1, वैल्यू क्या हो जाएगी m सर v2 माइनस v1। सर m की वैल्यू पता है हाँ 100 ग्राम, सर v2 और v1 नहीं पता है। अब इसमें आपको अगर थोड़ा सा याद हो मोशन अंडर द ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, वो क्या कॉन्सेप्ट कहता है ध्यान से देखना सर, अगर मेरे पास ग्राउंड है और एक ऑब्जेक्ट h हाइट से मैंने छोड़ा है, तो सर ये नीचे जाते हुए इसकी जो वेलोसिटी होगी ये √2gh होता है। कैसे आता है ये समझ लेना सर, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे है यानी 0 पर होगा सर, h है, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है g, है ना। तो अगर आप इसका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें तो आपको पता चल जाएगा सर v² इक्वल टू होता है u² प्लस 2as, याद आ रहा है। तो सर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी √2, एक्सेलरेशन g है, और h कितना डिस्प्लेस हुआ है सर h, तो ये फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं। तो बच्चे v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2gh, जबकि v2 की वैल्यू कितनी आएगी सर, v2 की वैल्यू है देखना h हाइट कितना h/2 ऊपर गया है, तो v2 की वैल्यू हो जाएगी √2gh/2। बोलो क्या ये बात क्लियर है। अब सर यहां से अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं कि जो इंपल्स लगा, इंपल्स को आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, वो कितना हो जाएगा मास, जो कि है 10 ग्राम, केजी में बदलोगे 10 डिवाइड बाई 1000, v2 माइनस v1, v2 कितना है, एक मिनट ये चीज ध्यान रखना सर, यहां पे डाउनवर्ड है तो p इनिशियल माइनस होगा, सॉरी यहां मेरी मिस्टेक हो गई थी, P इनिशियल माइनस mv1 है तो माइनस mv1 लिखूंगा, और ये माइनस माइनस यहां पे हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा v2 प्लस v1, और v2 की वैल्यू कितनी है, v2 की वैल्यू है √2gh/2 प्लस v1 की वैल्यू √2gh। अब यहाँ पे एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/10 इंटू 2g से 2g गया, √gh कॉमन ले लेना, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस √2 आ जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगी 1/10 इंटू g की वैल्यू सर 9.8 इंटू h की वैल्यू
सर एच देखना 4.9 है, कितना है 4.9, और ये अंडर रूट 2+1 है। इसको बच्चे कैलकुलेट करोगे तो आई की जो वैल्यू आएगी वो ध्यान से देखना क्या होगा। सर ये 0.1 हो गया 1/10, ये देखना 4.9 को 9.8 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं भाई। 4.9 को क्या लिख सकता हूं 9.8 डिवाइड बाई 2 मीटर भी तो लिख सकता हूं। तो 9.8 इंटू 9.8 का अंडर रूट 9.8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.8 और डिवाइड बाई अंडर रूट 2 आ जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा अंडर रूट 2+1। यहाँ पे सर 0.1 रूट 2 से सर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दो। क्यों कर रहा हूं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। सर अंडर रूट 2 ये 2 हो गया, ये 9.8 हो गया, 2 रूट ये 2 प्लस अंडर रूट 2 हो गया। सर 0.1 ये हो जाएगा 4.9 इंटू 2, रूट 2 की वैल्यू 1.4 होती है, 1.4 प्लस 2 3.4 हो जाएगा। और इसको बच्चे आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन ए, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1.67 न्यूटन सेकंड आएगा। तो ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। देखना इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए। इंपल्स होता है सर ऑब्जेक्ट के चेंज इन मोमेंटम के बराबर, और मोमेंटम में विद साइन लिखता हूं तो सर नेगेटिव है, डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए नेगेटिव लिख दिया, अपवर्ड जा रहा है इसलिए पॉजिटिव लिख दिया। डेल्टा पी हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल है पॉजिटिव का mv2, पी इनिशियल है माइनस का mv1, तो mv2 प्लस v1 हो जाएगा। v2 की वैल्यू सर अंडर रूट 2gh, और यहां ऊपर h हाइट तक गया, h हाइट नहीं h/2 हाइट तक गया, तो अंडर रूट 2h 2gh/2। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा आपका क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और मोशन सारी चीजों को कंबाइन करके एक अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है ना। चलो इसके अलावा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो क्वेश्चन ये भी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ही है बच्चे। अब है क्या, फ्रिक्शन कह रहे हैं, फ्रिक्शन एक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद, फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनरेगुलरिटी ऑफ सरफेस, इन कॉन्टेक्ट इंक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन सरफेस एरिया, या कैन नॉट बी चेंज। तो ध्यान रखना बच्चे, जब मेरे पास आप लोगों को डिस्कस भी हुआ था कि दो सरफेस जब रफ होते हैं, दो सरफेस कैसे हैं सर, रफ सरफेस हैं, रफ सरफेस हैं, तो इनके बीच में फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, दो फ्रिक्शन होते हैं सर, एक काइनेटिक फ्रिक्शन और एक स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन सर किस किस फोर्स वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो एक तो डिपेंड करता है सर नेचर ऑफ सरफेस, कि सर सरफेस कितना ज्यादा रफ है। सर स्मूथ हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम होगा, और ज्यादा रफ हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा। दूसरा चीज ये डिपेंड करता है बच्चे केवल नॉर्मल फोर्स ऑन सरफेस, नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है कि सरफेस पे कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ये कभी डिपेंड ही नहीं हुआ बच्चे कि उसका सरफेस एरिया कितना है। अब ये मैं समझा कैसे सकता हूं, बहुत सिंपल तरीका है। आप सोच के देखो, आप ना अपना हाथ अपने दूसरे हाथ पे रखना और ज्यादा फोर्स नहीं लगाना, नीचे थोड़ा सा आप मूव कराना, सर आसानी से मूव हो जाएगा। एग्जैक्टली बट अब देखना, अगर मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगाया और अब आगे और मूव कराने की कोशिश करूंगा तो मुश्किल होगा यार। क्यों? क्योंकि सर जब नीचे की ओर मैं अपने हाथ से फोर्स लगा रहा हूं तो नॉर्मल फोर्स इंक्रीज कर रहा हूं क्या, और नॉर्मल फोर्स इंक्रीज किया तो फ्रिक्शन भी ज्यादा हो गया, और फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो सर ये एरिया पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। कैसे कि सर एरिया तो मैंने पहले भी उतना ही रखा था जितना बाद में था। तो यहां पे बच्चे फ्रिक्शन फोर्स केवल दो चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस एंड नॉर्मल फोर्स ऑन सरफेस, बस। तो यहां पे आपको पास ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि किस चीज पे डिपेंड करता है, एरिया पे तो नहीं करेगा, कैन नॉट बी चेंज एनीवे, ये भी इंक्रीज इन रेगुलरिटी ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास सही हो जाएगा। ठीक है, यानी नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली, है ना। और एक और भी हो सकता था सर नॉर्मल फोर्स, हाँ उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये दोनों चीजें याद रखे रहना। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सिंपल है यार,
क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ अ मूविंग पार्टिकल ऑफ विच नेट एक्सटर्नल फोर्स 0। अब आपको एक चीज पता है बच्चे, एफ नेट इफ मास कांस्टेंट, इफ मास मेरे पास ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है तो मैं एफ नेट की वैल्यू m इंटू एक्सेलरेशन लिखता हूं। ऑब्जेक्ट का मास f है, फोर्स f लग रहा है, एक्सेलरेशन a है, तो f इक्वल टू m में होता है ना। इफ मैं ये कह दूं कि सर एक्सेलरेशन 0 है, तो दो कंडीशन पे एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, या सर उसकी वेलोसिटी ही 0 हो, या फिर सर उसकी जो वेलोसिटी हो वो क्या हो सर, कांस्टेंट हो। दो ही चीज पे मेरे पास एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। भाई एक्सेलरेशन 0 हुआ तो एफ नेट भी क्या होगा सर, 0 ही होगा ना, बोलो। तो यहां पे मुझे क्या चेक करना है सर, अगर वेलोसिटी 0 हुआ तो भी सही है मेरे पास कंडीशन, और वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो ए पे देखना सर, टी इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है वही सम टाइम के बाद भी है, वही कुछ टाइम के बाद है, तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां वेलोसिटी आपको कांस्टेंट दिख रहा है, यानी एक्सेलरेशन 0 यानी फोर्स भी 0, यानी ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। बी में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, नेट फोर्स 0 नहीं होगा। सी में भी वेलोसिटी कम हो रहा है, यानी चेंज तो हो ही रहा है, यहां पे भी कम मतलब फोर्स लग रहा होगा। यहां पे तो यार यहां पे वेलोसिटी टाइम के साथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, यहां वेलोसिटी फोर्स इनफाइनाइट लगेगा। वैसे ये पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट सडनली अपना बहुत ज्यादा वेलोसिटी नहीं चेंज कर सकता, है ना। चलो बाकी ऑप्शन ए यानी मेरे पास यहां पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली में ग्रेविटेशन का है, और क्वेश्चन क्या है ये भी समझते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है यार, ये वेट होगा, है ना। चलो क्वेश्चन क्या है, इफ अ प्लांट एग्जिस्टेड हुज मास वाज ट्वाइस देन द अर्थ एंड हुज रेडियस 3 टाइम्स ग्रेटर, यानी क्या कह रहा है, चलो मैं एक बार पहले अर्थ बना लेता हूं। मान लो ये अर्थ है सर, इस अर्थ का मास है me, और इसका रेडियस मैं मान लेता हूं re, है ना। कह रहा है कि सर एक प्लेनेट एग्जिस्ट कर रहा है जिसका मास क्या है, प्लेनेट का मास 2 टाइम्स है, यानी ये जो नया प्लेनेट जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसका मास अर्थ के मास के 2 टाइम्स है, एंड रेडियस 3 टाइम्स ग्रेटर, यानी इसका जो रेडियस है बच्चे, इस प्लेनेट का रेडियस है वो है 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ प्लेनेट, सॉरी रेडियस ऑफ अर्थ। कह रहा है हाउ मच विल 1 kg ऑफ मास वेट ऑन दैट प्लेनेट। तो अब 1 kg मास का वेट, मान लो यहां पे मैंने 1 kg मास रखा, तो सर इसका वेट क्या होगा सर, आपको ही पता है वेट होता है वही ग्रेविटेशन फोर्स, जो कि होता है m टाइम्स g, ठीक है। m की वैल्यू तो 1 है, और ये अर्थ पे जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है उसे g से रिप्रेजेंट कर देता हूं। सर यहां इस प्लेनेट पे अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट का मास रख दूं तो इस पे जो वेट होगा, इसका जो वेट होगा वो होगा mg डैश। सर इस प्लेनेट पे जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है g डैश। अब सर जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट नहीं होता सॉरी, ये फॉर्मूला होता है बच्चे GME अपॉन RE स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आपको याद होगा, तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। जबकि यहां पे आप जी डैश की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल जी इंटू इस प्लेनेट का मास जो कि है 2 टाइम्स me डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट जो कि क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ re का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 2/9 GME अपॉन RE स्क्वायर। तो जी डैश की वैल्यू आ जाएगी 2/9, और GME अपॉन RE स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कितनी है सर, 9.8 है। तो ये जी डैश की वैल्यू है। अब मास इसका 1 kg है, और जी डैश कितना हो जाएगा, जी डैश होगा 2/9 इंटू 9.8, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.01, कितना हो जाएगा 2.02 न्यूटन। तो 2.02 यानी 2.17 अप्रोक्सीमेट ले लूं तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। तो इसमें बस एक चीज याद रखनी है कि सर अगर कोई भी प्लेनेट है जिसका मास m है और रेडियस r है, तो इसके सरफेस पे जो ग्रेविटेशन है एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी आपके पास GM अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो ये अगर आपको याद है तो
आपने ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेना। और वेट तो यार आप सबको पता है, ऑब्जेक्ट का वेट होता है मास इनटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस प्लेनेट, है ना। बस इतने से सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वर्क पावर एनर्जी का है। क्वेश्चन है बड़ा सिंपल है, आप सबको पता भी होगा। आपको दो कॉलम दिए हैं जिसमें आपको क्या करना है, मैच द कॉलम करना है कि कौन से कॉलम 1 का करेक्ट ऑप्शन कॉलम 2 में है। तो पहला वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो आपको एक सिंपल सा वर्क एनर्जी थ्योरम पता होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या कहता है, नेट वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पे देखना कि सर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ये क्या हो जाएगा सर 2 से मैच करेगा। वर्क डन पर यूनिट, अब एक फॉर्मूला और पता है पावर का, सर पावर क्या होता है, सर वर्क डन बाय फोर्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो पर यूनिट टाइम में जो वर्क डन है वही तो पावर है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या हो गया सर, पावर के इक्वल हो गया। इसी तरह वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इस पे मैं बाद में आता हूं, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब ध्यान से देखना सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं तो ये मेरे पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो कि सर एक ऑब्जेक्ट सर किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो आपको पता है अगर रेडियस r है तो सर इसका एक एक्सेलरेशन होता है जिसे मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलता हूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलता हूं। तो क्या यहां पे बच्चे फोर्स नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा। सर वो फोर्स कौन सा लग रहा होगा, सर इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे बोलते हैं। आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में मूव कराते हो तो सेंटर के डायरेक्शन में एक फोर्स जरूर लगता है बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप रस्सी से बांधो और उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराओ तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, क्यों, क्योंकि टेंशन कॉन्स्टेंटली सेंटर पे लग रहा है, सेंटर के डायरेक्शन पे। रस्सी नहीं रहे तो ये काम कर सकते हो, नहीं कर सकते बच्चे, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स फिर आपको नहीं मिल पाएगा। सेम सर सन के अराउंड अर्थ मूव कर रहा है, बिल्कुल यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन काम कर रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा होगा। तो ये कहानी है। अब यहां पे देखना सर इसके वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में और फोर्स, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सर। अब हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है तो वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा सर, 0 होगा। आपको भी पता है वर्क डन बाय एनी फोर्स होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और सर ये 0 कब होता है, या फिर फोर्स 0 हो या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, तो 0 वर्क डन हो गया, है ना। अब इसका ऑफ कोर्स सी बात ये हो जाएगी। बट बच्चे एक चीज है जो यहाँ पे, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, मगर ये हमेशा याद रखना वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हमेशा 0 नहीं हो सकता, सॉरी हमेशा नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, टोटल शायद हो सकता है, ठीक है। बट अगर मैं सिर्फ ऐसा बोल दूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, किसी किसी कंडीशन में बच्चे ये पॉजिटिव भी आता है, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। बट हाँ अगर मैं यहां पे ऑप्शन में देखूं तो इसका ऑप्शन यही सबसे सही जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी मेरे पास 4 से मैच करेगा। तो यहां पे एक बार चेक कर लेना, आपने देखना कि बी वाला जो ऑप्शन है वो सही मैच कर रहा है, तो बी मेरे पास सही आंसर हो जाएगा, राइट। एक बार इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वर्क पावर एनर्जी का है। 2 स्टेटमेंट है, एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है क्या, और दोनों ट्रू है तो क्या एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। स्टेटमेंट में कर रहा है व्हेन अ बॉडी अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट मोमेंट्स गोज ऑन चेंजिंग बट काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। बिल्कुल बच्चे ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। कैसे सर, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो आप देखो तो किसी आर रेडियस पे एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा। तो बच्चे अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी देखूं तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सर ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, हाँ सर कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी यहां पर सर कांस्टेंट आएगी। बट इसकी देखना डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या,
डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब मोमेंटम तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मोमेंटम भी चेंज हो रहा होगा, तो ये ट्रू है। सेकंड, इन यूनिफॉर्म सर्कुलेशन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज 0। अरे ये गलत कर दिया। आपको अभी इससे पहले भी क्वेश्चन में मैंने बोला हुआ था कि जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इसका एक टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन होता है, टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन होता है, और इस एक्सेलरेशन को हमेशा क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बच्चे जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, तो ये तो वैसे ही फॉल्स हो गया, है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है। एग्री। चलो इसी तरह एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन भी वर्क एंड एनर्जी का है, और ये क्वेश्चन यार थोड़ा सा ये चीज है, ये चीज समझना जरूर आप लोग, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बच्चे अभी इससे इस ईयर के पहले यानी 2021 टू 22 के बीच में भी सेम इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हर पेपर में लगभग मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन सही से समझते हैं, कह रहा है, कह रहा है पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन अ वेरिएबल फोर्स। ऑफ कोर्स ही बात है सर, फोर्स चेंज हो रहा है, देख रहा हो ना, फोर्स पहले कम हो रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर बढ़ गया, फिर कांस्टेंट है, फिर कम हो रहा है, तो वेरिएबल फोर्स लग रहा है। विद पोजीशन एक्स एज सोन इन फिगर, जैसा कि यहाँ पे आपको ग्राफ में दिख रहा है, इफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज 0 यानी 15 जूल। यानी बेसिकली क्या कह रहा है सर, मान लो अभी इनिशियल टाइम पे एक ऑब्जेक्ट x इक्वल टू 0 पर है, कितने पर है? x इक्वल टू 0 पर है, ठीक है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी x इक्वल टू 0 पे कितनी है सर? इफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 15 जूल, 15 जूल है इसकी काइनेटिक एनर्जी। इस पे कुछ फोर्स लग रहा है, एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से जब ये x इक्वल टू कहां पे पहुंच रहा है बच्चे? x इक्वल टू पहुंच रहा है 16 मीटर पे, तो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यही पूछी जा रही है। अब इसमें करने में बहुत सिंपल है यार, काइनेटिक एनर्जी और फोर्स, इससे एक रिलेटेड आपको वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिसमें आप कहते हो वर्क डन जो है वो मेरा इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू नेट वर्क डन। ये आपको एक फंडामेंटल चीज याद रखनी है। अब बात यह है कि सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है, फाइनल नहीं पता है, जो कि निकालना है, मगर अगर वर्क पता चल गया मेरा काम निकल जाएगा। अब वर्क कैसे निकालेंगे? वर्क निकालेंगे बच्चे, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब ध्यान से देखना आप एक चीज कि सर अगर मैं देखूं तो सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी सर अगर मैं फोर्स देखूं और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देख लूं तो क्या ये अंडर एरिया द कर्व के बराबर होगा? यानी इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं सर, ये वर्क किसके बराबर होगा? एरिया अंडर कर्व ऑफ, या एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब एरिया कैसे सर? अगर एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया है तो उसे पॉजिटिव काउंट करूंगा, एक्स एक्सिस के नीचे एरिया सर उसे नेगेटिव काउंट करूंगा। तो अब यहां पे बस एरिया निकालना बाकी रह गया, तो सर ये एरिया देखना और एक बार ये एरिया देखना, क्या ये देखना ये जितना पॉजिटिव है क्या उतना ही ये नेगेटिव है? तो ये दोनों एरिया ऐड करूंगा 0 हो जाएगा। ध्यान से देखो, दिख रहा है? बिल्कुल। सर एक चीज और देखना, ये एरिया सर नेगेटिव जितना है क्या उतना ही ये एरिया क्या पॉजिटिव है? तो ये दोनों भी मिलकर कितना हो गया? 0 हो जाएगा। बाकी केवल एक एरिया बचा है ये वाला, जो कि एरिया होगा पॉजिटिव का। ट्रायंगल होता है सर हाफ इंटू बेस, बेस कितना है सर 2 मीटर, और हाइट कितना है सर इसका? हाइट अगर आप देखोगे तो आपको 10 मिलेगा, तो बेस हो गया 2, हाइट हो गया 10, ये एरिया कितना आ गया सर 10 आ गया। तो नेट वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे?
यहाँ पे आप अगर देखोगे तो वर्क डन नेट कितना हो जाएगा 0, दोनों का ऐड करके 0, ये बचा 10। और ये नेट वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी के फाइनल माइनस के इनिशियल 10, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा 10 प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी दी थी 15, तो फाइनल कितनी हो जाएगी सर 25 जूल हो जाएगी। 25 जूल 15 और ये 16 मीटर, राइट। एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, ये 2 है, और हाइट ये 10 है, ये हो जाएगा 25 मीटर। 25 मीटर, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। 35 है, 35 तो नहीं हो सकता यहाँ पे बच्चे। आप लोग 35 नहीं, ये ऑप्शन 25 जूल करना, 25 फाइनल आंसर करेक्ट है ना। सॉरी ये बच्चे 12 और ये 4 होगा, सॉरी मैंने मिस्टेक किया था, ये 4 होगा। यहाँ पे एक बार एरिया में चेंज कर देता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस, ये 4 है बच्चे, इंटू 10, ये कितना हो जाएगा सर, ये 20 हो जाएगा। ये 20 होगा तो ये भी सर नेट वर्क डन 20 आ जाएगा एरिया में, और ये 20 + 5 होगा, तो यहाँ पे जो नेट आंसर आएगा वो 35 जूल होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर था, है ना। ऑप्शन सी मेरे पास करेक्ट आंसर है। क्लियर, ये वाला एक बार देख लेना, बस इतनी सी कहानी है। तो बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट क्या करना है सर, वर्क डन मुझे पता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, वर्क डन होता क्या है सर, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व होता है। ये मिलके 0 हो गया, ये मिलके 0 हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। ये एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस 4 है, हाइट है 10, तो एरिया हो जाएगा 20। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नेट वर्क डन जो कि 20 है उसके इक्वल होगा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा 20 प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जिसकी वैल्यू 35 आ जाएगी। बस इतनी सी कहानी है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन देखना, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। साउंड का कॉन्सेप्ट है, कह रहा है लाइट वेव आर ट्रांसवर्स बट साउंड वेव एंड वेव ऑन स्ट्रिंग आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहां पे देखना ये गलत है बच्चे। ट्रांसवर्स वेव आप इस किसे कहते हो, देखना ट्रांसवर्स वेव और साउंड वेव ये दोनों के दोनों बच्चे एक्चुअली में क्या है मेरे पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। दूसरा बी ऑप्शन, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मोर देन स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? नहीं बच्चे, स्पीड एयर की में साउंड की ज्यादा होती है और वाटर में बच्चे कम होता है, क्योंकि आपको पता है जब डेंसिटी इंक्रीज होती है तो मेरा स्पीड ऑफ साउंड कम होता है ना। सी ऑप्शन देखना, ऑडिएबल रेंज ह्यूमन बीइंग 20 to 20 किलोहर्ट्ज। हाँ ये बात बिल्कुल सही, ये आपका एक इंफॉर्मेशनल है कि ह्यूमन जो है वो कितने फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इंफॉर्मेशन है, हमेशा याद रखे रहना। चौथा ऑप्शन कह रहा है एवरी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस प्लीजेंट साउंड। प्लीजेंट साउंड नहीं दे सकता। आप किसी ड्रम को बहुत ही अननेचुरल तरीके से अगर बजाते हो, वाइब्रेट करते हो, तो प्लीज साउंड नहीं निकलता, वहां से नॉइस क्रिएट होता है ना। तो ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लाइट पर है, ठीक है। लाइट चैप्टर ऑल्दो 9th में सीबीएसई में आपको नहीं मिलेगा, मगर बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार बता देता हूं कि अगर कोई भी लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रहा है तो बच्चे अगर मैं इस सरफेस से परपेंडिकुलर ले जाता हूं उसे नॉर्मल बोलता हूं, और नॉर्मल से इसके बीच का जो एंगल है उसे इंसिडेंट एंगल बोलता हूं, और रिफ्लेक्ट होगा तो सर इस तरह से जाएगा, तो ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। और सर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट आप साउंड में भी पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। तो जिस तरह लाइट अपना वेव का रिफ्लेक्ट करता है उसी तरह साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है। तो क्वेश्चन क्या है एक बार समझते हैं। कह रहा है टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड विथ ईदर वेयर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज 45, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर 1 एंड रिफ्लेक्ट बाय मिरर 1 एंड देन लेटर बाय मिरर 2, देन टोटल डेविएशन ऑफ रे फॉर द गिवन सिचुएशन। अब सर यहां पे देख लेना कि अगर मैं यहां से नॉर्मल बनाऊं तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपको दिख रहा होगा 45 है। क्यों, क्या कह रहा है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर 1 एंड रिफ्लेक्टेड बाय मिरर 1 लेटर बाय मिरर 2,
यहाँ पे देखना ये लाइट रे और ये क्या एक दूसरे के पैरेलल नजर आ रहे हैं, बिल्कुल, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। अब जब ये रिफ्लेक्ट करेगा बच्चे, रिफ्लेक्टेड एंगल भी 45 होगा। अच्छा ये 45 तो ये 45, अब देखना ये 45 है, ये भी 45 होगा। अब एक ट्रायंगल देखना जिसका ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, तो ये 90 डिग्री होगा। बोलो एग्री। अब यहां पे ध्यान से देखना, सर ये 90 डिग्री पे जब इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा तो मिरर 2 के वजह से क्या ये फिर इस डाइवर्जन में चला जाएगा? बिल्कुल सर, अगर मैं एक लाइट को बिल्कुल परपेंडिकुलर डालूं तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल 0 होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा। नॉर्मल से देखना इंसिडेंट एंगल 0, तो ये बिल्कुल इसी तरह से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। अब ये रिफ्लेक्ट अगर इस एंगल से हुआ तो फिर फाइनली जो रिफ्लेक्ट होगा 1 से वो एकदम इस तरह से चला जाएगा। यानी अगर लाइट का इनिशियल पाथ देखूं तो ये है मेरा इनिशियल पाथ, और फाइनल देखूं तो फाइनल हो गया बच्चे, फाइनल ये हो गया। अब ये पूछा क्या, टोटल डेविएशन ऑफ द रे। टोटल डेविएशन का मतलब क्या है कि मान लो बच्चे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया और फिर बी से कहां चला गया, सी गया, तो कितना एंगल डेविएट होगा? तो आपको दिख ही रहा है कि सर 90 डिग्री है ना। अब देखना सर, अगर एक लाइट रे बच्चे इस तरह से जा रहा है और फिर वापस मुड़ गया, तो वापस मुड़ने का मतलब क्या हुआ कि सर ये कितना एंगल डेविएट हुआ? भाई यहां से जा रहा था और ये मुड़ कितना गया सर, 180 डिग्री मुड़ गया क्या? तो ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, ऑफ डेविएशन, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो ऑप्शन जो है मेरा वो सी, वैसे सी सही होना चाहिए। ऑप्शन डी बच्चे नहीं सही होगा, ऑप्शन सी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, 180 डिग्री। अब मैं बता दे रहा हूं यहां दो सिचुएशन हो सकती हैं। देखना, अगर ये केवल ये कहता है ना, टोटल डेविएशन ऑफ द रे व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ओनली सरफेस टू, ओनली सरफेस टू से होता तो आप 90 डिग्री कह सकते थे। मगर ये कहा है कि टोटल डेविएशन ऑफ रे फॉर द गिवन सिचुएशन। अगर गिवन सिचुएशन देखो तो सर मिरर 1 से कोलाइड करेगा, फिर मिरर 2 से, और फिर मिरर 2 से भी रिफ्लेक्ट करेगा मिरर 1 से, और फिर रिफ्लेक्ट करके वापस चला जाएगा। तो बच्चे इस सिचुएशन में ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, अगर मैं लैंग्वेज देखूं तो उसके हिसाब से ऑप्शन सी ही है। बट अगर आपको साइड पे 90 डिग्री दिख रहा हो तो इसका एक और मतलब हो सकता है कि यहां पे कह रहा है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट 1 एंड रिफ्लेक्टेड बाय मिरर 1 एंड लेटर बाय मिरर 2। तो अगर केवल मिरर 2 के वजह से बोला, यार यहां पे ना इसको इस लाइन में लिखना चाहिए था कि टोटल डेविएशन ऑफ रे गिवन इन सिचुएशन व्हेन इट ओनली रिफ्लेक्टेड बाय मिरर 2, तो मेरा ऑप्शन डी में लगाता। बट चूंकि ये पूरे सिचुएशन की बात कर रहा है तो मेरा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एग्री? चलो, अगर ये क्वेश्चन सही समझ में आ गया तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का है क्या? ये भी क्वेश्चन देखना थोड़ा थ्योरेटिकल है, हाँ, मगर इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। याद रखना, इसमें फॉल्स स्टेटमेंट मुझे देखना है। तो यहां पे देखना 4 ऑप्शन है, बट मैं एक बार आपको थंडर क्लाउड के बारे में बता देता हूं। थंडर क्लाउड में क्या होता है एक्चुअली में बच्चे, आपको पता होगा कि जो क्लाउड है उसमें ना जब बारिश होती है तो 2 चीजें होती हैं। एक मेरे पास ड्रॉपलेट्स बनते हैं वाटर के, और एक क्रिस्टल बम बनता है। क्रिस्टल बम क्या सर? जो मतलब वहां का टेम्परेचर कम होता है बच्चे, जिसके वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल मेरे आइस में यानी क्रिस्टल में भी बन जाते हैं। ये आपको क्रिस्टल नजर आ रहा है यहाँ पे, ये जो ब्लू कलर का है वो वाटर ड्रॉपलेट्स है। जब बच्चे इन दोनों के बीच में क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो यहां पे रबिंग के वजह से एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्ज क्रिएट हो जाता है। कैसे सर? यहां पे जो अपवर्ड क्लाउड के ऊपर वाला पोर्शन है उसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और नीचे वाले पोर्शन में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। और सर अर्थ का सरफेस मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसके वजह से यहां पे एक लाइटनिंग, अगर यहां पे बहुत ज्यादा चार्ज हो गया तो यहां पे एक डिफरेंस क्रिएट होगा पोटेंशियल का, जिसके वजह से आपको पता है कि ये मेरे पॉजिटिव चार्ज नीचे की ओर नेगेटिव चार्ज नीचे की ओर जाने लगेंगे। अब अर्थ में पॉजिटिव चार्ज क्यों क्रिएट हुआ? ध्यान से देखना, इंडक्शन। सर अगर अर्थ के नीचे वाले
क्लाउड पे नेगेटिव चार्ज है तो अर्थ के सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसे अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, नीचे पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चे जो नेगेटिव चार्ज है वो फ्लो करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से लाइटनिंग होता है। तो अब यहाँ पे देखना, पहला, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म द टॉप ऑफ क्लाउड बिकम पॉजिटिवली, हाँ, क्लाउड का ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि नीचे वाला बॉटम वाला नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो ऑप्शन ट्रू है। बी देखना, लाइटनिंग कैन अकर बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ, हाँ बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल तो है, ये पता भी है। डी ऑप्शन देखना, अ चार्ज बैलून कैन अट्रैक्ट अनदर अनचार्ज बैलून, बिल्कुल सही है बच्चे। आप क्या करो, एक बैलून को अपने सर पे रब करो, रब करने से क्या होगा, बैलून के ऊपर चार्ज हो जाएगा, और अगर आप एक अनचार्ज यानी जिसे रब नहीं किया है वो न्यूट्रल है उसको अगर लाओ तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। हाँ, एक अनचार्ज बॉडी एक चार्ज बॉडी से अट्रैक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दो अपोजिट नेचर के चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो ये भी तो ट्रू ही हुआ। ऑप्शन सी, अ लाइटनिंग कंडक्टर प्रोटेक्ट्स अ टॉल बिल्डिंग अगेंस्ट लाइटनिंग बाय रेस्ट्रिंगिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू इट, ये गलत है। क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। एक लाइटनिंग कंडक्टर प्रोटेक्ट्स, एक लाइटनिंग कंडक्टर अ टॉल बिल्डिंग अगेंस्ट लाइटनिंग बाय रेजिस्टिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू इट, ये बच्चे आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है पूरी तरह से। जो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे पास ये एक टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, इसमें मैंने एक कंडक्टर केवल ऊपर लगा दिया और इसको ना अर्थ से कनेक्ट नहीं किया हूं। अब अगर यहां पे लाइटनिंग गिरेगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। बट मैं प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता हूं, एक कंडक्टर को, ये मान लो कंडक्टर है और इस कंडक्टर को बच्चे अर्थ से भी जोड़ता हूं ताकि जो भी लाइट आए, जो भी चार्ज फ्लो हो वो यहां से फ्लो होके अर्थ पे चला जाए। अब मैं बिल्डिंग यहां पे प्रोटेक्ट हो जाएगा, प्रोटेक्ट, बट यहां पे प्रोटेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां से जो चार्ज फ्लो हुआ इसके पास में वो सर अर्थ पे नहीं जाएगा बल्कि बिल्डिंग में जाएगा। तो एक लाइटनिंग कंडक्टर प्रोटेक्ट अ टॉल बिल्डिंग अगेंस्ट लाइटनिंग बाय रेस्ट्रिक्टिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू इट। क्या इसमें से फ्लो करने को रोक रहा है? नहीं, फ्लो तो करा ही रहा है, बट कहां पे करा दे रहा है सर? अर्थ के सरफेस पे करा दे रहा है, तब बचता है। ऐसा नहीं है कंडक्टर लगा दिया तो फ्लो ही नहीं होगा करंट, ये नहीं होता। तो स्टेटमेंट सी ये गलत है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे सिंपल सा है, स्टार एंड सोलर सिस्टम का, आप प्रीवियस में पढ़े होंगे, थोड़ा इंफॉर्मेटिव और बड़ा मजेदार कहानी है। कैसा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला कह रहे सैटर्न कुड फ्लोट इन प्लेस्ड इफ सैटर्न कुड फ्लोट इफ इट इज प्लेस्ड इन वाटर। सोचो बच्चे, सैटर्न आपको भी पता है क्या होता है, बिल्कुल पता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सैटर्न को अगर पानी में रखा तो क्या ये फ्लोट कर सकता है? आंसर है हाँ, ये फ्लोट कर सकता है। रीजन बिंग, आपको पता है अगर वाटर में मैं ऑयल डालूं तो ऑयल क्या होगा सर? फ्लोट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सर ऑयल की डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से क्या है सर? कम है। तो कम डेंस वाली चीजें हमेशा पानी पे फ्लोट करेंगी जिसकी भी डेंसिटी पानी से कम है। आपको जान के अजीब सा लगेगा मगर जो सैटर्न के क्लाउड्स है इनके वजह से अगर मैं देखूं तो इस सैटर्न का जो डेंसिटी है, इस प्लैनेट की जो डेंसिटी है वो हमारे वाटर के डेंसिटी से भी कम है। और कम होने के वजह से अगर आप सैटर्न को, मतलब मेरे पास एक बहुत बड़ा सा पानी हो और सैटर्न को पानी में डालने की कोशिश करूं तो वो तैरती हुई नजर आएगी। ठीक है, ऑप्शन ए मेरे पास क्या है? ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। बी, एवरेज डेंसिटी ऑफ सैटर्न इज लेस देन वाटर, बात बिल्कुल ये भी सही है, अभी बता। डी, आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वेव गैलेक्सी, हाँ सोलर सिस्टम मिल्की वेव गैलेक्सी का ही तो पार्ट है यार, ये तो सबको पता है। सी देखना, मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट बिकॉज इट इज हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। नहीं बच्चे, मार्स इस वजह से रेड नहीं बोला जाता है, ठीक है, रेड प्लैनेट ये किसी और वजह से बोला जाता है, यानी ये ऑप्शन मेरे पास गलत है। ठीक है, बस ये एक चीज था जो आपको दिमाग में रखे रहनी है ना, था ना स्टेटमेंट? अच्छा चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
ये अचीवर सेक्शन का है बच्चे। अचीवर सेक्शन आपको भी पता है कितने मार्क्स के होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं। अब नंबर है अच्छे है तो ऑफ कोर्स ही बात है थोड़े से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, और क्वेश्चन भी अच्छा है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ ट्रैक, ये पूरा जो ट्रैक है वो स्मूथ है। शोज एन फिगर, इट इज पुश्ड स्लाइटली टुवर्ड्स राइट फ्रॉम पी, पी से बहुत धीरे से पुश किया गया है। अब जब पुश किया गया आपको देख रहे हो इंक्लाइंड होगा, ये ऐसे चलते हुए नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा और यहां पे मूव कर जाएगा, यही होगा। कह रहा है टर्मिनेट पार्ट ऑफ ट्रैक इज स्ट्रेट, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट आर। तो बच्चे ये देखना, पी को जब मैं थोड़ा सा धक्का दिया, यानी अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और सर थोड़ा सा धक्का दिया तो ये कुछ इस तरह से चलते हुए आर तक पहुंचेगा क्या, और इसकी स्पीड मैं मान लेता हूं v है, जो कि मुझे नहीं पता है। अच्छा p पर थी तो इससे अर्थ से सरफेस से 4 मीटर हाइट पे था, ये 3 मीटर हाइट पे है। अब यहाँ पे देखना सर, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सर काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम यू स्क्वायर, जो इनिशियल 0 है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है सर mgh। सर ये मास मुझे इसका पता है क्या, मास नहीं पता है, तो एक बार mgh की वैल्यू 4 हो गई, है ना। अच्छा यहां पे देखना, यहाँ इस पॉइंट आर पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सर काइनेटिक एनर्जी मुझे पता नहीं है, मगर ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी अगर यहाँ पे वेलोसिटी वी है पॉइंट आर पर। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, सर पोटेंशियल हो जाएगा एम जी एच, और यहाँ हाइट कितनी है 3 है, यानी 3 mg हो जाएगा। अब आपको पता है कि सर किसी भी ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहा है, या एक्चुअली में तो ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है कि एनर्जी लॉस हो, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्व होगा ना बच्चे, कोई भी लॉस थोड़ी ना हो रहा है, कंजर्व होगा। टोटल एनर्जी होती क्या है सर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी ये इक्वल होगा बच्चे किसके, टोटल एनर्जी एट पॉइंट क्यू। अब टोटल एनर्जी पॉइंट पी पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वैल्यू 4 mg है, इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी पॉइंट क्यू पे, पॉइंट क्यू पे टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 3 mg। अब इसको सॉल्व करो, 3 mg यहाँ पे गया तो सर हाफ एम वी स्क्वायर जो हो जाएगा 4 mg माइनस 3 mg, यानी mg के इक्वल होगा, m से m कट गया तो v स्क्वायर हो जाएगा सर 2g के बराबर। 2g की वैल्यू कितनी लेनी है सर, 10 लेनी है, तो 2 की वैल्यू 10 लेनी है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, v की वैल्यू आ जाएगी √20। √20 अप्रोक्सीमेट देखना 8 × 8 64 होगा, यानी ये अप्रोक्सीमेट 4 के आसपास आएगा, है। तो ऑप्शन ए मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा, समझ में आया। तो वही है सर, टोटल एनर्जी कंजर्व करना है पी और आर के बीच में, यहाँ पे टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे टोटल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इक्वेट करके आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है इस पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ ट्रैक, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इफ मास ऑफ पार्टिकल 2 kg, मतलब है क्या कि सर 2 kg का एक ब्लॉक, 2 kg का एक ब्लॉक स्लाइटली पुश किया हो, सर स्लाइटली पुश करूंगा तो ये यहां से मूव करते हुए आगे चली जाएगी, बट ये कह रहा है कि सो इन फिगर इट पुश स्लाइटली टुवर्ड्स राइट एट पॉइंट पी, टर्मिनेटिंग पार्ट ऑफ ट्रैक इज स्ट्रेट, इफ मास ऑफ पार्टिकल टू देन व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी पॉइंट क्यू। यानी ये जब पॉइंट क्यू पे पहुंचेगा बच्चे तो इसकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये मुझे पता करना है, ठीक है। अब कहानी वही है, टोटल एनर्जी कंजर्व करना है। सर नो लॉस इन एनर्जी, नो लॉस इन एनर्जी, सर कोई भी फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा है, तो यहां टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी ये होगा कंजर्व, यानी सर टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी ये टोटल एनर्जी एट पॉइंट क्यू के इक्वल होगा। अब पी और क्यू पे टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, तो सर पी पे देखना ये इनिशियल टाइम पे रेस्ट पे था, तो पी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सर 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये होती है सर mgh। अब देखना ऑब्जेक्ट का मास m है, h की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 gm हो जाएगा, h की वैल्यू 4 mg हो जाएगा। अब पॉइंट क्यू पे देखना बच्चे, पॉइंट क्यू पे काइनेटिक एनर्जी मुझे नहीं पता है, बट पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा
सर पोटेंशियल एनर्जी होगा, हाइट कितना है 2 मीटर है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा सर mgh, और यहाँ हाइट इसका 2 मीटर है तो 2 mg हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी P पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 4 mg इज इक्वल टू Q पे काइनेटिक एनर्जी नहीं पता Q पे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 mg हो जाएगा प्लस 2 mg। तो ये काइनेटिक एनर्जी एट Q क्या हो जाएगा सर 4 mg माइनस 2 mg यानी 2 mg। अब वैल्यू पुट कर दो 2 m की वैल्यू कितनी है 2 kg, g की वैल्यू कितनी लेनी है 10, कितना हो जाएगा 40 जूल। तो 40 जूल आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, राइट। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना। और अब एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ गए होंगे, मैं इतना होप कर रहा हूं कि जितना भी कॉन्सेप्ट बताया हूं वो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। आप और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए बच्चे हमारे साइट studentmyclassroom.digital पे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सारी चीजों में मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी आई होप कि आपको ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर समझ में आ गए होंगे, पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा, है ना। बाकी हम बच्चे और भी बहुत सारे पेपर हैं, आप उनको भी देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा थैंक यू बच्चे, टेक केयर।